Next is SEM, that is scanning electron microscopy analysis. So scanning electron microscope, it is a type of electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है जो भी हमारा स्पेसिमेन है उसको इल्यूमिनेट करने के लिए और उसका एक लार्ज इमेज शो करने के लिए, उसको देखने के लिए। वेयर एज जो हम नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वहाँ पे लाइट का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम का नहीं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे डिफर है उन लाइट माइक्रोस्कोप से? इनका जो रिजॉल्विंग पावर होता है, जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है लाइट माइक्रोस्कोप के कंपैरेटिवली। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्व करना मतलब कुछ सेपरेट करना, डिफरेंट। तो ये क्या करता है कि बहुत क्लियर इमेज शो करता है। मैग्नीफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना किसी चीज़ को, एनलार्ज करके दिखाना कोई भी इमेज को। सो इसका मैग्नीफिकेशन पावर काफ़ी हाई है, रिजॉल्विंग पावर हाई है, तो हमें काफ़ी क्लियर और बड़ी इमेज मिल सकती है ईजीली। इसके अंदर होता क्या है, पहले हमको सैम्पल की प्रिपरेशन की करनी पड़ती है। सैम्पल प्रिपरेशन करने के बाद ही हम ये एक्सपेरिमेंट, ये जो माइक्रोस्कोप का प्रोसेस है स्टार्ट कर सकते हैं। तो सैम्पल की प्रिपरेशन किस तरह से होती है? सैम्पल की प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पे हमको क्लीनिंग, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, ड्राई, तो करना क्या होता है हमको एक्चुअल में? बेसिकली हमको पहले वॉश करना होता है जो भी हमारा सैंपल है, वॉश करके हम उसको ड्राई करेंगे, देन वी डिहाइड्रेट दैट। डिहाइड्रेट किसे करेंगे? एसीटोन या अल्कोहल से हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं, देन हम उसको कोट करते हैं। तो इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं डिहाइड्रेशन और कोटिंग की वजह से हम किसी भी लाइव सेल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उसको डिहाइड्रेट करेंगे या कोट करेंगे तो एक्चुअल में लाइव रहेगा नहीं। उसके बाद ये सैम्पल प्रिपरेशन करने के बाद हम उसको प्लेस करेंगे हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर। जो माइक्रोस्कोप होता है वो एक्चुअल में कंप्यूटर स्क्रीन से अटैच होता है। तो वो क्या करेगा, जो सैंपल की मॉर्फोलॉजी होगी कि सैंपल किस तरह का है अंदर से, या उसका किस तरह का स्ट्रक्चर है, या उसकी क्या केमिकल कंपोजिशन है, हमको वो सारा कुछ पता चल जाएगा। और ये सारी जो स्टडी है वो ये सैम का यूज़ करके हमको पता लग सकती है, की जा सकती है। बट ये जो माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे लिखा है कि ये लिविंग इमेज, उनकी इमेज नहीं शो कर सकता जो लिविंग सेल्स हैं, क्योंकि इनको डिहाइड्रेट या कोटिंग प्रोसेस की वजह से, ये मैंने अभी बताया। उसके बाद क्या है, इसके अंदर किसी भी तरह का बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा सकता है। किसी भी बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट की सरफेस स्टडी हो सकती है, उनकी इमेजेस प्रोड्यूस हो जाएंगी उनको स्कैन करके। एज नेम सजेस्ट, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो उनको स्कैन किया जाएगा इस माइक्रोस्कोप के अंदर। सो मेन कंपोनेंट क्या है इसके? कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, डिटेक्टर सिस्टम, स्कैन जनरेटर। तो इनकी वर्किंग हम आगे देखेंगे विद इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन। एप्लीकेशंस कुछ इसकी इस तरह से है, ये वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसकी सरफेस स्टडी के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी सरफेस की स्टडी के लिए यूज़ हो सकता है। 3D टिश्यू इमेजिंग, जो हमारे सेल्स होते हैं या बायोलॉजिकल जो भी फंक्शंस हैं उनकी इमेज के लिए यूज़ किया जा सकता है। कोई भी इंसेक्ट, स्पोर या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं जनरली सैम को क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने के लिए। इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या मेडिकल डिवाइसेस की, कोई फूड प्रोसेसिंग की, वो सब भी ये सैम को यूज़ करते हैं सरफेस कंपोजिशन के लिए उनके प्रोडक्ट की। सो अब हम देखते हैं आगे इसकी फर्दर कंस्ट्रक्शन, या फिर हम कह लें इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और इसकी वर्किंग किस तरह से। सो इट इज़ जस्ट लाइक रे डायग्राम ऑफ सैम। इसके अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रिक बीम आती है, फिर देन देर इज़ एनोड, यहाँ से पास होके आगे फर्दर मैग्नेटिक लेंस लगे होते हैं, वहाँ से क्रॉस करके ये एक बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है। एंड हेयर इट इज़ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेगा। ये स्पेसिमेन है जिसकी भी हमको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो स्पेसिमेन हम यहाँ रखते हैं। जो जिस प्लेस पे रखते हैं उसको स्टेज बोलते हैं या फिर स्पेसिमेन स्टेज बोलते हैं। सो ये कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडिनली इंटरनल इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो कुछ इस तरह से मुझे डायग्राम मिल जाएगा यही। सो इसके अंदर क्या है, फर्स्टली इट इज़ कैथोड, थर्मियोनिक कैथोड। थर्मियोनिक कैथोड के बाद एनोड, देन इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, it is electromagnetic deflector, it is connected with raster scan generator, then it is specimen placed on specimen stage,
It is phalange to high vacuum pump, X-ray generator, it is specimen chamber, it is column. Secondary electron generator is attached with computer and so is raster scan generator and they finally connected with screen. So इनकी एक्चुअल में वर्किंग क्या है, ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनका काम क्या है, वो अब हम देखेंगे. सो ये जो फर्स्टली स्पेसिमेन चैम्बर है, इसके अंदर क्या है, एक स्पेसिमेन स्टेज है. स्पेसिमेन स्टेज के अंदर ऊपर क्या होता है, स्पेसिमेन प्रेजेंट होता है. तो फर्स्टली जो ये स्पेसिमेन स्टेज है ये मूवेबल है, इसको हम अप डाउन हाई लो हर जगह मूव कर सकते हैं. इसके ऊपर हमने स्पेसिमेन रखा है. ये जो है हाई वैक्यूम पंप, लॉन्च टू हाई वैक्यूम पंप, इसका ये मीनिंग है कि यहाँ पे जो स्पेसिमेन चैम्बर है वो उसके अंदर जो पैसेज होती है वो सिर्फ वैक्यूम ही प्रेजेंट होती है. कोई भी एटमॉस्फेयर या कोई भी ऐसे पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट हुआ तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम आनी है उससे के साथ इंटरेक्ट करके कुछ जो पैटर्न होता है, जो हमको रिजल्ट मिलेगा, जो इमेज मिलेगी, वो चेंज हो सकती है इंटरेक्शन की वजह से उन पार्टिकल्स के साथ. तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम एनवायरनमेंट ही रहे इस चैम्बर के अंदर, ताकि कुछ भी इंटरेक्शंस ना हो बीम्स और स्पेसिमेन के साथ, और हमारा जो पैटर्न आना है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, स्पेसिमेन की वजह से, स्पेसिमेन की इन्फॉर्मेशन आनी है, वो कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो या उसके अंदर कुछ भी वेरिएशन या चेंजेस ना आए. देन फर्स्टली इट इज़ थर्मियोनिक कैथोड इन कॉलम. थर्मियोनिक कैथोड जो है वो ये एक्चुअल में टंगस्टन वायर का बना हुआ है. ये कैथोड है. कैथोड जो है वो नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है. एनोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव पोल. तो नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल से कैथोड और एनोड के जुड़ने की वजह से क्या होता है कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, क्योंकि ये डिफरेंट पोल से कनेक्टेड है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है वो काम क्या करती है कि वो आगे इलेक्ट्रॉन बीम को फर्दर एक्सेलरेट कराती है. अब ये इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से आई, तो होता क्या है कि जो थर्मियोनिक कैथोड होती है, टंगस्टन की जो वायर है, इसके अंदर हाई इलेक्ट्रॉन करंट प्रोवाइड कराया जाता है. तो हाई इलेक्ट्रॉन करंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है. इलेक्ट्रॉन रिलीज़ जब करेगा तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और वो क्या करेगी, आगे फर्दर इस इलेक्ट्रॉन बीम को पास करेगी, एक्सेलरेट कराने का काम करेगी, मूव करवाने का काम करेगी. उसके बाद लगा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या काम करते हैं, फोकस करते हैं कि जो बीम है आ रही है ऊपर से, उसको फोकस करे डायरेक्ट स्पेसिमेन के ऊपर. ठीक है. उसके बाद फर्दर देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्टर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्टर क्या काम करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है वैसे स्प्रेडेड फॉर्म में आ रही है, स्प्रेड होके आ रही है. तो उसको क्या काम करते हैं कि वो किसी भी पार्ट के ऊपर जो फोल्ड करनी है इसके बाद डायरेक्ट स्पेसिमेन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के बाद, तो वो जो जिस पार्ट पे स्पेसिमेन के ऊपर फोल्ड करेगी तो उसी पार्ट को स्कैन करेगी, उसी पार्ट को स्कैन करके हमको रिजल्ट मिलेगा. तो ये डिफ्लेक्टर क्या काम करते हैं, एक तरह से मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर्स है. इस बीम को ये मूव करवा सकते हैं कि इस तरफ भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं स्पेसिमेन पे, इस तरफ भी. उससे होगा क्या कि पूरे के पूरे स्पेसिमेन के ऊपर ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी बीम और पूरे स्पेसिमेन को स्कैन करके उसकी इन्फॉर्मेशन देगी, ना कि सिर्फ एक पार्ट के ऊपर जिसके ऊपर ये फर्स्टली फॉल होगी. ठीक है. तो ये डिफ्लेक्टर का ये काम है. देन इट इज़ कनेक्टेड विद रेस्टर स्कैन जनरेटर. तो ये क्या करता है कि आगे स्कैन करके जो यहाँ पे स्कैनिंग हुई है इसको सिग्नल भेजता है डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर. और यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, स्कैन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर. ये जो हमारे पार्टिकल्स ये जो शो रहे हैं डॉट से, वो क्या है एक्चुअल में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है. तो जब यहाँ पे ये जो फुल होगी बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. क्योंकि ये फर्स्ट बीम है इलेक्ट्रॉन्स की, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स है. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जब स्पेसिमेन पे फॉल होता है तो स्पेसिमेन के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कोई एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो वो जो एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन के ऊपर फॉल होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स आगे निकलेंगे, मतलब जो स्पेसिमेन के इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं, उनको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी की वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है. तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअल में डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो एक डिटेक्टर लगाया जाता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर. ये इनको डिटेक्ट करता है. अब डिटेक्ट करने के लिए अब देखो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स तो ये पूरे चैम्बर के अंदर स्प्रेड होंगे, तो इसके पास ये सारे कलेक्ट किस लिए हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं. तो एक्चुअल होता क्या है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के आगे एक ग्रिड लगाई जाती है. तो ये जो ग्रिड है
ये क्या काम करती है, ग्रिड जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और ये पता है हमको इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये अट्रैक्ट होके इसके ऊपर आके इकट्ठे हो जाते हैं और ये डिटेक्ट करके फाइनली सिग्नल भेज देते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या करता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, एम्पलीफाई करके स्क्रीन पे भेजता है और स्क्रीन क्या करता है, हमको उसकी इमेज शो कर देती है। अब ये जो इमेज शो करती है, इमेज हमको 3 तरह की मिलती है, या तो ब्राइट इमेज मिलती है, ग्रे इमेज मिलती है, या फिर ब्लैक इमेज मिलती है। ब्राइट इमेज कब मिलती है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं किसी भी स्पेसिमेन के एरिया के अंदर, कि मतलब इस स्पेसिमेन के एरिया की वजह से मान लो ज़्यादा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस एरिया की वजह से मान लो ज़्यादा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इमेज क्या मिलेगी, इस पार्ट की वजह से इमेज मिलेगी हमको स्क्रीन पे ब्राइट। देन उसको डिफ्लेक्ट किया, इस पार्ट पे डाला गया, तो अब क्या हो गया, लेसर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, लेसर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमको इमेज कैसे मिलेगी, ग्रे इमेज। और अगर किसी पार्ट पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं हो रहे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, तो हमको इमेज कैसे मिलेगी, ब्लैक इमेज। तो इस तरह से हमको ये 3 तरह की इमेज मिलती है। ठीक है, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होते हैं स्पेसिमेन के जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, एटम के अंदर हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरह से। ये न्यूक्लियस है, ये इसके डिफरेंट शेल्स है, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो इनसाइड की इनर शेल जो है, के शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया इसने। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, इसका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, जो किसका है, ये स्पेसिमेन के एटम का है। ठीक है, ये इस तरह से ये नॉकआउट होते हैं और ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन शो हो रहे स्पेसिमेन के, वो इसी प्रोसेस की वजह से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्दर कि अगर हमको मेटल या मेटल की कंपोजिशन के बारे में जानना है, या उसको केमिकल, जो भी केमिकल स्पेसिमेन है उसकी कंपोजिशन या जानना है कि वो कौन सा मेटल है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया एल्यूमिनियम एटम, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो एल्यूमिनियम एटम है। तो उसके अंदर क्या प्रोसेस फॉलो होता है कि ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फॉल होते हैं इन स्पेसिमेन के एटम्स के ऊपर। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर देते हैं, नॉकआउट कर देते हैं। अब नॉकआउट कर दिया तो यहाँ तो क्या मिल गया हमको, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मिल गए। वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करके आगे उसको एम्पलीफाई करके स्क्रीन पे इमेज दे देंगे। लेकिन उसके अलावा इसके अंदर एक और प्रोसेस हो रहा है, कोई और काम भी हो रहा है। वो क्या है एक्चुअल में, कि कुछ एनर्जीज एमिट होती है, कुछ एक्सरेज एमिट होते हैं, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसलिए क्योंकि ये हर एक एटम की डिफरेंट एक्सरे निकलती हैं, डिफरेंट जो एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, वो एक्सरे फोटोन वो सबकी डिफरेंट होती है, जैसे एल्यूमिनियम की अलग होगी, सोडियम की अलग होगी, इस तरह से। तो अब ये एनर्जी एमिट होने का रीज़न क्या है कि जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हमने फॉल कराया तो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये स्पेस इनर शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का खाली हो गया, वैकेंट हो गया। अब ये जो वैकेंट स्पेस है वो अनस्टेबल है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है कि जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कोशिश करता है वो इनर शेल के इस इलेक्ट्रॉन का स्पेस फिल कर दे। तो जिसके लिए आउटर शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल के अंदर जंप करता है। इनर शेल के अंदर जंप करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करता है। अब एनर्जी एमिट करने का क्या रीज़न है, तो हमको पता है कि जो बाहर वाली जो शेल होती है उसकी एनर्जी एक्चुअल में ज़्यादा होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पे एनर्जी क्या कम रिक्वायर्ड है। तो जब ये यहाँ जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंस की वजह से कि जो एक्सेस एनर्जी होगी जो यहाँ से थोड़ी ज़्यादा थी ऊपर वाले शेल के अंदर, वो एनर्जी को ये एमिट कर देगा और ये खुद इसके प्लेस पे आ जाएगा। अब ये स्पेस जो वैकेंट हो जाएगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके स्पेस पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन्स एमिट होती हैं। अब ये कैसे पता चला कि एल्यूमिनियम एटम है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो एनर्जी एमिट होगी हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे कि कितनी एनर्जी है और हमें पता चल जाएगा कि इतनी एनर्जी तो कौन से एटम्स की होती है, एल्यूमिनियम एटम की होती है। तो उससे हमको पता चल जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और एटम प्रेजेंट है तो उसकी भी पता चल जाएगी, लेकिन उसके लिए हमको एक डिटेक्टर तो लगाना पड़ेगा जो हमको ये बता सके कि ये कौन सी एक्सरेज प्रेजेंट है यहाँ पे स्पेसिमेन के अंदर, कौन सी एक्सरेज निकल रही है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लगाया एक एक्सरे डिटेक्टर। तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर क्या काम कर रहा है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करके हमें दे रहा है डाटा, और ये एक्सरे डिटेक्टर क्या करेगा, जो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ कुछ रेज भी निकल रही हैं, एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, उनको डिटेक्ट करके हमें बता देगा कि ये एटम या उसके एटम मेटल्स की कंपोजिशन कैसी है या उनका वो मेटल एक्चुअल में कौन से हैं। तो इस तरह से इसकी कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग है।